प्रिय 12वीं के छात्र छात्राओं, आपको हमारा प्रदीप नारायण का नमस्कार। और आज इस वीडियो में हम आपको आपकी फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो की दूसरी जो स्टोरी है जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, आप देख पा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट का मतलब खोया हुआ, स्प्रिंग का मतलब बसंत, स्टोरीज का मतलब कहानियां, ऑफ का मतलब का, स्टोलन मिस चुराया हुआ और चाइल्डहुड का मतलब बचपना। राइटर का नाम है एनिस जंग। मिस चुराए हुए बचपना की कहानी जिस बच्चे ने ऋतुओं के राजा बसंत को खो दिया है। बच्चा ने ऋतुओं के राजा बसंत को खो दिया है। आप देखेंगे बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त ये स्टोरी है। और यह स्टोरी गरीब जो बच्चे हैं, जो रैग पिकर्स टाइप बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, उन बच्चे के जीवन पर आधारित, उनके लाइफ पर आधारित यह स्टोरी है। एनिस जंग ने बहुत अच्छे तरह से इस स्टोरी को दिखलाई है और आप बच्चों को इस कहानी को जरूर जानना चाहिए। और इस कहानी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो बहुत महत्वपूर्ण से स्टोरी है। नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। राइटर का नाम है एनिस जंग। ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल 6 सीजन पाए जाते हैं। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर 6 ऋतु पाए जाते हैं। ऐसे अक्सर हम ऋतु ठंडा, गर्मी, बरसात के रूप में जानते हैं, लेकिन इसके बीच 3 और ऋतु आते हैं। उस सारे जो 6 ऋतु होते हैं, उन सभी ऋतुओं में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार, सबसे आनंददायक, सबसे ऊर्जा से भरा हुआ ऋतु वह होता है जिसमें हम होली मनाते हैं, जिसमें बसंत आता है, सरस्वती पूजा करते हैं, और उस ऋतु का नाम है स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब बसंत। बसंत को बसंत मींस स्प्रिंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन्स। मींस सभी जो ऋतु होते हैं उन सारे ऋतुओं का बसंत है वो राजा कहलाता है, क्योंकि उस सीजन में, उस ऋतु में हम ना वन ऑफ द जॉयफुल फेस्टिवल वी सेलिब्रेट, एक बहुत ही आनंददायक हम लोग ना फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम होता है होली। और होली में आपने देखा हो कि बूढ़ा आदमी भी पिचकारी लेके बुढ़िया को रंग कराने के लिए दौड़ने लगता है। वह भी दौड़ जाता है, मतलब वह भी जवान हो जाता है। उसका भी जो भाव है ना, उसकी भी जो इमोशन है ना, वह यौनावस्था का दिखलाई देने लगता है। तो अब आपको यहां पर समझना है कि होली आप मनाते तो हैं भाई साहब, बहुत अच्छे तरह से मनाते, सबसे जॉयफुल फेस्टिवल है, लेकिन यहां जो बच्चा है वह बच्चा ऋतुओं के राजा बसंत को खो देता है। और वह कौन से बच्चे होते हैं जो ऋतुओं के राजा बसंत को खो देते हैं? तो आपको समझना, वो बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो बच्चे जो रिक्शा खींचते हैं, वो बच्चे जो चलती ट्रेन से कोयले को उतारते हैं, वो बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो बच्चे जो होटल में काम करते हैं, वो बच्चे जो बंधुआ मजदूर का काम करते हैं, वो बच्चे जो बहुत ही डिप्राइव्ड रहते हैं, बहुत ही गरीब रहते हैं, वो बच्चे जिनके पास न तो खाने का भोजन है, न पहनने का कपड़ा है और न रहने का घर कोई आशियाना है, ऐसे जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों की बचपना को चुरा ली जाती है। ये बच्चे ऋतुओं के राजा बसंत को आनंद नहीं उठा पाते, इनको पता ही नहीं चलता भाई साहब कि बसंत भी आ रहा है, बसंत भी आया और बसंत भी गया, मतलब होली फेस्टिवल भी आ रहा है या आया है। तो चीजों को ना मतलब आपको समझना है। यहां पर एक बच्चे का नाम लिया गया है जिसका नाम है साहेब। एक बच्चा का नाम लिया गया, उसका नाम है साहेब। उसका पूरा नाम है साहेब ए आलम। बच्चा का पूरा नाम है साहेब ए आलम। आपका भी कुछ नाम होगा, नाम का एक अर्थ होता होगा, अर्थ के हिसाब से व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। यहां पर साहेब नाम का एक बच्चा, उसका पूरा नाम है साहेब ए आलम। और साहेब ए आलम का मतलब होता द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सारे जहां का मालिक। लेकिन यह बच्चा अपने नाम के अर्थ को नहीं जानता, बतलाया भी जाएगा तो शायद इसको विश्वास नहीं होगा कि मेरे नाम का अर्थ इतना बढ़िया है। और जो बच्चा का नाम है साहेब, पूरा नाम है साहेब ए आलम, इसे अपने नाम के अर्थ पर विश्वास नहीं होता है। यह बच्चा अपने नाम के अर्थ को न जानते हुए न फिरोजाबाद के जो यह बच्चा अपने नाम के अर्थ को नहीं जानते हुए सीमापुरी दिल्ली से सटा हुआ एक जगह है, उसे गलियों में है ना भाई साहब वो कूड़े करकट को चुनता है, जिसका नाम का अर्थ है सारे जहां का मालिक, दुनिया का मालिक, लॉर्ड, भगवान, सबका मालिक एक, ऐसी कुछ। लेकिन वह बच्चा ना कूड़ा करकट को चुनता है। ऐसे बहुत सारे नाम आपके इर्द गिर्द रहता होगा। नाम होगा भगवान, उसका नाम होगा भगवान, और वो बेचारा ना बहुत गरीब होगा। नाम होगा महेंद्र, महिंद्रा ट्रैक्टर के जैसा उसके अंदर ताकत होना चाहिए, लेकिन वो बेचारा ना बहुत गरीब आदमी रहता है। नाम है उसका धर्मेंद्र, बहुत गरीब आदमी रहता है।
किसी का नाम है राम और उसका भाई साहब उसकी आवाज ना इतना कड़ा होता है, इतना कड़ा होता है। किसी का नाम है लक्ष्मण, उसका आवाज इतना मीठा होता है ना, इतना मीठा होता है। तो आपको समझना, नाम के खिलाफ मतलब व्यक्ति का नाम के हिसाब से उसके चरित्र का निर्माण होना चाहिए। तो आपको समझना है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, राइटर का नाम एनिस जंग, और इसमें यह दो चीजों को दिखलाई है। सबसे पहले तो इस चीज को दिखलाई है ग्राइंडिंग पॉवर्टी को। ग्राइंड करना मतलब होता है पीसना, चबाना, और पॉवर्टी का मतलब गरीबी। मिस एक ऐसी गरीबी जो सपने को चबा देती है, एक ऐसी गरीबी जो बचपना को चबा देती है, एक ऐसी गरीबी जो बच्चों को शोषण के मुंह में झोंक देती है, एक ऐसी गरीबी जो बच्चों को कूड़ा करकट चुनने के लिए विवश करती है, एक ऐसी गरीबी जो बच्चों को बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह इत्यादि और अशिक्षित रहने के लिए ना बाध्य करती है। ऐसी गरीबी की वर्णन करती है। और एक ऐसी ट्रेडिशन की वर्णन करती है। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण। एक ट्रेडिशनल एक्सप्लॉयटेशन का वर्णन करती है, मिस एक ऐसी परंपरा का वर्णन करती है जो बच्चों को शोषण के मुंह में डालती है। बच्चों को शोषण के मुंह में डालना मतलब जैसे हम जिस देश, जिस धर्म, जिस संस्कृति से हम आते हैं, तो भाई साहब यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल चीजें हैं, परंपरागत चीजें हैं जिससे कि लोगों का शोषण होता है। जैसे आज इस आधुनिक और आर्थिक विकास के युग में लोग जातीय भेदभाव और जातीय बंधन के दायरे के अंदर रहते हैं। इस जो आधुनिक विकास के इस युग में आज लोग ना भाई साहब छुआछूत को मानते हैं। ये बहुत सारे ट्रेडिशनल ऐसी चीजें हैं, परंपरागत ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को, जो लोगों को आगे बढ़ने में ना वह एक बाधा का काम करता, वो आगे नहीं बढ़ने देता है। तो यहाँ पर जो लेखिका है वह चीजों को जो वर्णन करती है वो ग्राइंडिंग पॉवर्टी का वर्णन करती है और एक ऐसी ट्रेडिशन, परंपरा का वर्णन करती है जो लोगों को शोषण के मुंह में डालती है। और इसी चीज को इस स्टोरी में दिखलाया गया जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे साहेब के बारे में। साहेब एक लड़का है जिसका भी अपना एक ड्रीम है पढ़ने का, लेकिन उसका पढ़ने का ड्रीम पूरा नहीं हो पाता है। लेखिका एनिस जंग स्कूल खोलने के बारे में भी वादे करती है, लेकिन साहेब जब पूछता है तो वादा से मुकर जाती है। साहेब टेनिस गेम को देखता है, खेलना चाहता है, लेकिन वह नहीं खेल पाएगा क्योंकि वह गरीब है। साहेब ना जूता पहनता है, फटा पुराना कहीं से जूता मिल जाता है तो जूता पहनने का उसका सपना ना साकार होता है। साहेब है वह कूड़ा करकट को चुनता है, कूड़ा करकट में 1 रुपया 10 रुपया का नोट, चांदी का सिक्का खोजता है बेचारा। मिस वो कूड़े करकट में जो प्लास्टिक के बोतल, लोहे इत्यादि जो पाए जाते हैं, कूड़े करकट को उड़ेल उड़ेल करके खोजता है। साहेब है वह एक चाय की दुकान पर भी काम करता है, उसको 800 रुपया भोजन, 800 रुपया पैसा और भरपेट भोजन दिया जाता है, लेकिन वो उसको वह काम पसंद नहीं आता है क्योंकि जो चाय दुकान वाला मालिक है भाई साहब इसकी आजादी को छीन लेता है, क्योंकि इसको बहुत भोर में उठाता होगा और देर रात को सोने का मौका मिलता होगा, दिन भर भाई साहब काम करना पड़ता होगा। चीजों को देखो समझने की जरूरत है। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, पहली जो बात है वो साहेब के बारे में है और दूसरी जो बात है वो मुकेश एक लड़का है जो चूड़ी उद्योग में जन्म लेता है। फिरोजाबाद एक जगह है, तो फिरोजाबाद में वह जन्म लेता है चूड़ी उद्योग में, और वहां पर एक लड़की है उसका नाम सविता है। तो हम दूसरी जो इसकी देखेंगे वीडियो 2 में वह सविता के बारे में देखेंगे और मुकेश के बारे में देखेंगे। चूड़ी उद्योग में उनका जन्म होता है, वो भी आज़ादी चाहते हैं, वो भी फ्रीडम चाहते हैं, वो भी अपना मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन वो न तो उनको आज़ादी मिल पाता है और ना वो अपना मालिक बन पाते हैं। चूड़ी उद्योग में जन्म लिया है तो उनकी एक ट्रेडिशन रही है, परंपरा रही है कि उनके जो पापा मम्मी थे वो भी चूड़ी उद्योग में काम करते थे, उनके जो पापा मम्मी थे वो भी चूड़ी उद्योग में काम करते थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो भी चूड़ी उद्योग में काम करते थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो भी चूड़ी उद्योग में काम करते थे। मतलब चूड़ी उद्योग में लोग काम कर करके जनरेशंस बिता दिया है, पीढ़ियां बिता दिया है, और चूड़ी उद्योग में काम करने से उनको उतना ही पैसा नहीं मिल पाता जितना कि भरपेट भोजन मिल सके, बढ़िया कपड़ा मिल सके, एक घर बना सके, बच्चों को पढ़ा सके, घर में एक साइकिल मोटरसाइकिल रख सके, इतने भी पैसा वो नहीं कमा पाते, इतना कम उनको वेज मिलता, मजदूरी मिलता है। तो इसी प्रकार की ट्रेडिशन को इस स्टोरी में दिखलाने का कोशिश किया गया है, एक परंपरा को दिखलाने की कोशिश किया गया है, एक गरीबी को दिखलाने का लेखिका एनिस जंग के द्वारा कोशिश किया गया है। आइए, बहुत शानदार सी स्टोरी, बहुत मजा आएगा और आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए हम एक क्वेश्चन बैंक भी बना रहे हैं, गेस्ट पेपर बना रहे हैं और आप उसको जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, उससे बाहर संभवतः क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आएंगे। इसलिए आप
बहुत गंभीरता पूर्वक अपने इस एग्जाम को लीजिए और आप पूरी तरह से तैयारी कीजिए। निश्चित रूप में हम आपके साथ हैं और आपके परीक्षा में अच्छे से अच्छे आपके अंक आएंगे। आइए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड अबाउट द ऑथर एनिस जंग 1964 वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। एनिस जंग का जन्म 1964 में होता है, राउरकेला में होता। अपनी बचपना को वह हैदराबाद में बिताती है। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वह अपनी शिक्षा को हैदराबाद से और अमेरिका से प्राप्त करती है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और एनिस जंग के जो दोनों माता पिता थे ना, वो लेखक थे और लेखिका थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, और एनिस जंग अपने जीवन की शुरुआत भारत में एक लेखिका के रूप में करती है। बोलता सी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, और भारत और विदेश के कई समाचार पत्रों का वह स्तंभ लेखकीय संपादिका रह चुकी है। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई किताबों को भी वह लिखी है। द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और नीचे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह एनिस जंग के द्वारा लिखी गई एक शानदार सी किताब है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर सी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन व्हिच कंडेम द चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और इस स्टोरी में यह जो दिखलाने की कोशिश करती है वो ग्राइंडिंग पॉवर्टी को दिखलाती है। अभी जस्ट हमने बताया था ग्राइंड करना मतलब पीसना, पॉवर्टी मतलब गरीबी, एक ऐसी गरीबी जो बच्चों को चबा देती है, और एक ऐसी परंपरा जो बच्चों को शोषण के मुंह में डाल देती है। मतलब माई बाप तो भाई साहब मजदूरी का काम किया ही, लेकिन उनके बच्चे भी नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं, वो भी अनपढ़ रह जा रहे हैं, और वो भी उसी काम को कर रहे हैं जिस काम को माई बाप कर रहे थे। मतलब माई बाप मजदूरी का काम करते, बच्चे भी मजदूरी का काम करेंगे, और इन बच्चों को इतना शोषित कर दिया जाएगा बड़े लोगों के द्वारा कि उनके बच्चे भी न उसी शोषण के मुंह में झोंक दिए जाएंगे। मतलब वो भी उसी काम को करेंगे, और उनको भी उतना शोषण कर दिया जाएगा कि उनके भी जो बच्चे होंगे उसी काम को करेंगे। तो इसी चीज को उस स्टोरी में ना लेखिका एनिस जंग है वो दिखलाने की कोशिश किया है। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। नीचे कुछ वर्ड्स दिया गया है जिसका अर्थ आपको इस स्टोरी के हिसाब से पढ़कर निकालना है। पहला वर्ड है लुकिंग फॉर। लुक फॉर करना मतलब खोजना। साहब कूड़े करकट के ढेर में 1 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, चांदी का सिक्का और सोना खोजता है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब गरीबी की सतत लगातार बनी रहने वाली स्थिति। स्लोक देयर डे लाइट आवर्स मतलब सुबह से लेकर देर रात तक काम करना। डार्क हटमेंट्स मतलब अंधेरी झोपड़ी। रूफ ओवर हेड का मतलब सर के ऊपर एक छत होना। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड मतलब बच्चे पर कठिन कार्य का दायित्व जिम्मेदारी को सौंप देना। तो यह था कुछ वर्ड्स। अब नाउ आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। साहब जिस रास्ते से जा रहा था, और रास्ते से जब जा रहा था कूड़े करकट का ढेर है, उस ढेर को साहब ना स्क्रॉन्ज करता है, उस ढेर को ना साहब ना उड़ेलता उकटता है। और जब उस ढेर को साहब है ना उकटता है तो लेखिका एनिस जंग पूछती है साहब से, अरे व्हाई डू यू डू दिस। लेखिका एनिस जंग साहब से पूछते रहे, बताओ साहब तुम इस काम को क्यों करते हो, क्या कर रहा है जी, कूड़ा करकट उकट रहा है बाबू, और क्या कर रहा है जी। तो लड़का जो साहब वो जवाब देता, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। मैडम कभी कभी कूड़ा करकट के ढेर में हमको ना 1 रुपया मिल जाता है। साहेब जब ऐसा बोलता है कि हमको ना 1 रुपया मिल जाता है, आई आस्क साहेब हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। अब इस प्रकार से लेखिका जो एनिस जंग है वो प्रत्येक दिन साहब को देखती है कि साहब उसके मोहल्ले में आता है, और आ करके जो मोहल्ले में कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है उसको वह लगता है उकटने, लगता है उकटने, लगता है उकटने। एनिस जंग देख कर बोलते, अरे तुम इस काम को काहे ला कूड़ा करकट उकट रहा रे बाबू। तो साहब बोलता है कि मैडम 1 रुपया मिल जाता है। साहब उस कूड़े करकट के ढेर में गोल्ड खोज रहा है। गोल्ड का मतलब सोना। आगे बोलता है, सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब ध्यान दीजिएगा, साहेब
बहुत पहले अपना घर छोड़ चुका है। साहेब का घर बांग्लादेश की राजधानी आप जानते हैं ढाका है, और ढाका की हरी भरी मैदानों में साहेब का घर था। लेकिन एक बार क्या है कि साहेब लोगों के और उसके पूरे परिवार के लोगों ने बहुत दिन पहले पूरे मोहल्ले के लोगों ने वहां घर खाली कर दिया और भारत में आ गया है। लेकिन आज भी उसका घर ना बहुत दूर उसकी यादों में नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। एक बार बहुत जोर से आंधी तूफान आई थी, जिस आंधी तूफान ने साहेब के पूरे घर द्वार बस्ती को न उड़ा के उजाड़ पजाड़ के न सब लेके चला गया अंधड़ ने। साहेब की माँ ऐसा उसको बतलाती है, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। यही कारण है कि आज साहेब जहां रहता है बड़े शहर में, दिल्ली में, सीमापुरी में, वहां पर उन लोग है ना से सोना खोजता है। कूड़े करकट के ढेर में साहेब है, वह सोना खोजता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और साहेब ना इस प्रकार से बहुत दूर देखते हुए बड़बड़ाता है। साहेब बोलता है ना, हमरा भी करने का कुछ काम नहीं है ना, इसीलिए हम ना कूड़ा करकट के ढेर में ना पैसा खोज रहे हैं। कुछ काम रहता दोसर तबे ना हम दोसर काम करते, कोई कामे नहीं है, क्या कहें, कहू चुन रहे हैं कूड़ा करकट। साहब ना अकेले अकेले बोलता है, बोलता गो टू स्कूल आई से गलीबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो दैट वॉइस मस्ट साउंड। लेखिका एनिस यंग है, जब साहब को ऐसा बोलते हुए सुनती है कि हमरा भी कोई काम है ये ना खाई तो हम क्या कर सके है भाई, कुछ काम रहते रही तबे ना कुछ और करते रहिए, कूड़ा करकट के ढेर में ना खोजे थे पैसा। ऐसा साहब जब बोलता है तो एनिस यंग इस बात को सुनती है। एनिस यंग कहते हैं बाबू जाओ स्कूल जाओ, अरे कोई काम नहीं, स्कूल जाओ, पढ़ने जाओ, स्कूल देखो है, स्कूल जाओ। एनिस यंग जब बोलती तो उसकी आवाज ना बहुत खोखली रहती है, क्योंकि साहब अगर माँ कह देगा ना कि मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, बैग नहीं है, जूता नहीं है, ड्रेस नहीं है, कैसे स्कूल जाए मैडम, तो एनिस यंग नहीं दे पाएगी उसको, एनिस यंग नहीं दे पाएगी साहब को। इसीलिए बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं ना बहुत दूर से गरीबों के लिए वादा करते हैं, लेकिन वो वादा कभी वो निभाते नहीं हैं। आइए ध्यान देंगे भाई साहब, आजादी के बाद से लेकर अभी तक का 75 वर्ष समय होने को है, लेकिन आज भी आजादी के बाद से जो नेता जो भाषण दिया करते थे, आज जो नेता भाषण देते हैं उनकी आवाज खाली अलग होती है, उनकी विषय अलग नहीं होती है। उस समय भी बेरोजगारी विषय हुआ करता था, उस समय भी गरीबी विषय हुआ करता था, उस समय भी अशिक्षा विषय हुआ करता था, उस समय भूखमरी विषय हुआ करता था, उस समय ही बाल मजदूरी विषय हुआ करता था, उस समय ही बाल विवाह विषय हुआ करता था, उस समय भी शिक्षा विषय हुआ करता था, उस समय भी रोड का विषय हुआ करता था, उस समय ही बिजली का विषय हुआ करता था, उस समय ही पानी का विषय हुआ करता था, उस समय भी भाई साहब गरीबों को लिए अच्छी सुविधा का विषय हुआ करता था। और आजादी के 75 वर्ष के बाद भी जो नेता होगा वह इन्हीं सारे विषयों पर भाषण ठोकेगा और इन्हीं सारे विषयों पर भाषण दे करके वह चुनाव जीतेगा और वह भाई साहब विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, चाहे जिस पद पर वह काबिज होगा वह भाई साहब उसके पास इन सारे विषयों को छोड़कर कोई दूसरा विषय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी नेता बना है इन सारे विषयों पर मात्र भाषण दिया है, इन सारे विषयों पर आज तक किसी ने काम नहीं किया है। अन्यथा देश की स्थिति भाई साहब इतनी लचर और पचर की स्थिति नहीं हो पाती। इसीलिए एनिस यंग कहती है कि मेरी आवाज में भाई साहब उसमें दम नहीं था। बोलता दिस इज नो देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। एनिस यंग को लड़का साहब बोलता है मैडम अगल बगल में तो कोई स्कूले नहीं है, कहां पढ़ने जाएं, लोग बनवा देंगे स्कूल तो जाएंगे, तब तक चुन ले रहे हैं कूड़ा करकट। बोलता इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अब इस प्रकार एनिस यंग पूछती आधा मजाक करते हुए, किसके आवाज में दम नहीं है, आधा मजाक करते हुए पूछती है अच्छा साहेब हम एक स्कूल बनवाएंगे तो तू पढ़ने आएगा रे। आधा मजाक करते हुए बोलती है A few days later I see him, साहब जो लड़का था ना एकदम लंबा चौड़ा मुस्कुराता, मैडम एकदम जरूर आप बनवाइए तो स्कूल ना, हम सब काम छोड़ देंगे ना मैडम, हम ना पढ़ने आएंगे। साहब पूरा खुश होकर के बोलता है few days later I see him running up to me, is your school ready? थोड़े दिनों के बाद जो लड़का साहब वो देखता है कि एनिस यंग ने हुआ जा रही है, पूछ लेते हैं मैडम से स्कूल बनवाई थी का, बनवा दिए होंगे तो जाएंगे पढ़ने, हम ना कूड़ा करकट नहीं चुनेंगे, पहले ना पढ़ेंगे देखेंगे, बाद में शाम सुबह कूड़ा करकट चुन के काम चला लेंगे। लड़का साहब सोचता है, जाता है एनिस यंग से पूछता है
पूछता है कि मैडम स्कूलवा बोलने रही, स्कूलवा बन गए का, मम्मी पापा के लिए कहिए एडमिशन करवावे। ऐसा जब साहब पूछता है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से इम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वाई नॉट मीट बट प्रोमिसेस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। एनिस जंग कहती है कि बाबू साहेब देखो कहे हैं स्कूल बनवाने के लिए, बनवाएंगे जी, कहे ना है बनवाएंगे ना जी, देखो थोड़ा समय लगेगा, इसमें ना बड़ा समय लगेगा, बिल्डिंग बनाना है, टीचर व्यवस्था करना है, बेंच डेस्क डालना है, बहुत सारा काम है जी, कहती है करेंगे। लेकिन एनिस जंग कहती है मेरे जैसा देश में हजारों और लाखों लोग हैं जो इस तरह से, जो साहब के जैसे गरीब हजारों और लाखों जो बच्चे हैं, उन सारे गरीब बच्चों के साथ लोग वादा करते हैं और वादा को छलते हैं, मतलब वादा करके वोट लेते हैं, वादा करके चुनाव जीतते हैं। लेकिन भाई साहब इन गरीबों को वोट देने का कोई फायदा नहीं है, गरीबों से जो बड़े लोग वादा करते हैं वादा को कभी निभाते नहीं है। एनिस जंग इस बात को बोलती है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। एक दिन लेखिका एनिस जंग साहब से उसका नाम पूछती है। बहुत दिन से साहब और उसके साथ जो बच्चे थे उन सारे बच्चों को जब वह देखती है तो बहुत सारे बच्चों को पहचान लेती है। तो एक दिन साहब से पूछती है कि बाबू व्हाट्स योर नेम, अरे तेरा क्या नाम है बाबू। देखती कि साहब आता है कूड़े करकट कुड़ेल रहा है, तो एक दिन नाम पूछ लेती, बाबू तुम्हारा क्या नाम है। बोलता साहेब ए आलम। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। वो अपना नाम बताता साहेब ए आलम, मीन्स मेरा नाम है साहेब ए आलम, लेकिन उसको नहीं पता है कि उसका नाम का क्या अर्थ है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। एनिस जंग कहती है कि साहब को पता चलेगा उसका नाम का अर्थ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सारे जहां का मालिक है, तो शायद साहब को इस बात पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वह चुनता है कूड़ा करकट और नाम है सारे जहां का मालिक, सबका मालिक एक, दुनिया का मालिक एक, भगवान उसका नाम का अर्थ है। बोलता अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब देखेंगे एनिस जंग कहती है महीनों से उन सारे बच्चों को देखते हुए, जानते पहचानते हुए, लगभग सारे बच्चों को मैं पहचान लेती हूं। जो बच्चे सुबह सुबह एक झुंड में दिखलाई देते हैं चिड़ियों के ग्रुप के जैसा, और दोपहर में जैसे चिड़िया ना दिखलाई नहीं देते हैं, बिखर जाते हैं दाने के लिए, ठीक उसी प्रकार ये बच्चे भी ना दोपहर में इधर उधर बिखर जाते हैं। Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one। लेखिका एनिस जंग देखती कि जो अधिक से अधिक बच्चे हैं ना कूड़े करकट चुनने वाले, ये बच्चे ना मतलब कि चप्पल जूते नहीं पहनते हैं। तो एक दिन एक बच्चा से पूछती है कि आए बाबू तू चप्पल काहे नहीं पहन रहे हो, काहे नहीं पहनता चप्पल। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। तू बचवा कहता है ना हम ना छोटन है ना, और मेरी माँ ना उस चप्पलवा को ना अलमीरा पर रखल रहता है, तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं ना, तो मम्मी ने उतार नहीं देती है ना सही से ना, हम चप्पलवा नहीं पहनते हैं। वो बचवा जब ऐसा बोलता है, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। यहां एक बगल में उसका बच्चा था, वो कहता है जो बच्चा जूते पहने हुए थे, लेकिन उनके उस बच्चे के दोनों पैर वाले जूते ना दो तरह के थे, एगो लाल था तो एगो उजला था, एगो काला था तो एगो ब्लू था, एगो नया था तो एगो पुरान था, एगो रिबोक का था तो एगो एडिडास का था, ऐसा कुछ ना उसका जूता था। वो कहता है ना एक मम्मी ना एक चप्पलवा उतार भी देती है ना, तो पहनता नहीं है, फेंक देता है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट he shuffles his feet and says nothing. I want shoes a third boy who had never owned a pair all his life। अब इस प्रकार लेखिका एनिस जंग जब कमेंट भी करती, मजाक करती, तो बचवन पैरवा ना अपन अपन छुपाने की कोशिश करती है, कहूँ हमरो देख के तो मजाक नहीं कर देना कि हम चप्पलवा न ठीक पहन ले, हम न का जवाब देवे आई हो भैया। बोलता है आगे, बोलता है ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। लेखिका एनिस जंग है ना इस बात को पता लगाना चाहती कि बच्चे अब जूता चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, तो इस बात को पता लगाने के लेखिका एनिस जंग है वह गांवों में जाती है, शहरों में जाती है, बहुत सारे बच्चों को देखती है, तो कई लोगों से पूछती है, तो एक व्यक्ति कहता है ना कि ये जूते चप्पल नहीं पहनते, पता काहे नहीं पहनते हैं, क्योंकि नहीं पहनना ना इनकी परंपरा है, नहीं पहनना ही परंपरा है। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा की कमी है, ऐसा बात नहीं है, नहीं पहनना परंपरा है। लेकिन भाई साहब पैसे की कमी हो या नहीं हो, परंपरा हो या नहीं हो, उनके पास जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है। अगर वो जागरूक होते, वो शिक्षित होते, तो कम पैसे में भी जूते चप्पल पहनते। लेकिन दूसरी बड़ी बात तो यह है कि गरीब लोग हैं, सब उनके पास पैसे ही नहीं होगा, अन्यथा वो जब रास्ते में चलते हो तो कांटे तो उनको भी गड़ते होंगे,
पत्थर में चोट उनको भी तो लगते होंगे, इसलिए वो पहनने की इच्छा होती है, लेकिन गरीबी के कारण नहीं खरीद पाते। लेकिन व्यक्ति मजाक करता है कि ना, ये परंपरा है, नहीं पहनना इनकी परंपरा है। बोलता है इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब ध्यान दीजिएगा, वो लोग खाली कहते हैं कि नहीं गरीब लोग हैं, गरीबी है, से हम लोग नहीं पहनते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू अ स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट। अब इस प्रकार से लेखिका निजंग कहती है कि मुझे एक व्यक्ति के द्वारा कही हुई एक बात याद आता है। ये क्या है कि एक व्यक्ति था, वो मंदिर का पुजारी था। यूडीपी व्यक्ति ने निजंग को बोला था, एक व्यक्ति था, वो मंदिर का पुजारी था, मंदिर के बगल से उसका बेटा ना स्कूल पढ़ने जाया करता था और वह नंगे पैर रहा करता था उसका बेटा। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल व्हिच वाज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। ध्यान दीजिएगा, लेखिका एनिस जंग वो कहती है कि अब वह मंदिर का जो पुजारी का बेटा था, स्कूल जब पढ़ने जाया करता था तो मंदिर के देवी देवता के पास रुक करके वह न प्रार्थना करता था, हे देवी देवता एक जोड़ा जूता चप्पल दे देना। पता नहीं उसको मिल पाया कि नहीं मिल पाया, लेकिन 30 वर्ष के बाद लेखिका एनिस जंग जब उस मंदिर को घूमने जाती है, जिस मंदिर के बारे में वह यूडीपी व्यक्ति ने उसे कहानी बतलाया था, मंदिर तो अब खंडहर बन चुका था। बोलता है आगे, इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। और मंदिर का जो पीछे है वह एक नया पुजारी रहता है, और जो नया पुजारी रहता है उसके आंगन में लाल और उजले कलर की प्लास्टिक की कुर्सियां लगी हुई है। यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। अब एक युवा लड़का आता, भूरे कलर का ड्रेस पहने रहता है, दौड़ते हुए वह आता है और आ करके अपना स्कूल बैग को उतार करके एक बेड पर फेंक देता है। और वह बच्चा लुकिंग, और वह बच्चा ना जूता और को पहन रखा था और पैतावा को ही पहन रखा था। मिस नया वाला पुजारी का बेटा जूता और पैतावा पहनता है, लेकिन पुराने वाले पुजारी के बेटे के पास जूते और पैतावे नहीं थे, जबकि मंदिर के देवी देवताओं को वह प्रार्थना भी किया करता था। लुकिंग एट द बॉय रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेज व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज लेट मी नेवर लॉस देम द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ और शूज बट मेनी अदर्स like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless। ध्यान दीजिए, एनिस जंग कहती है नए वाले पुजारी के बेटे पर ध्यान देते हुए देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे आज ऐसे हैं जो जूते चप्पल तो पहनते हैं, लेकिन साहेब के जैसे और बहुत सारे हजारों लाखों गरीब ऐसे बच्चे आज भी देश में हैं जो जूते चप्पल कभी पहनते नहीं हैं, उन्हें कहीं जूते चप्पल पहनने का मौका नहीं मिलता है। एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles away from it metaphorically। लेखिका एनिस जंग है, वह कहती है कि जब साहेब से हमारा परिचय होता है तो हम ना साहेब जहां रहता है ना सीमापुरी दिल्ली में, वहां पर ना हम जाते हैं देखने के लिए कि तो जूता चप्पल नहीं पहनता, लेकिन उनका मोहल्ला घर कैसा ना भाई देख लेते हैं। बोलता है आगे, those who live here are the squatters who came from Bangladesh back in 1971। साहेब फैमिली इज among them। अब जो लोग भी वहां रहते हैं वो ना बांग्लादेश ढाका से आए हुए हैं और वह स्क्वेटर से अनाधिकृत निवासी हैं, उन्हें भारत में रहने का अपना कोई अधिकार नहीं है। जैसे आप भारतीय हैं तो आपके पास बहुत रहने का अधिकार है, आपके पास बहुत प्रमाण होगा जो बतलाता होगा कि आप भारतीय हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र बनता होगा, आपका आय प्रमाण पत्र बनता होगा, या आपका स्थानीय प्रमाण पत्र बनता होगा, यहाँ आपका खतियान होगा, यहाँ आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा, या आपके पापा मम्मी का नाम होगा, आपके घर के किसी सदस्य का राशन कार्ड होगा, आपका घर है उसका एक संख्या होगा, वहां का वार्ड, वहां का मुखिया, वहां का सरपंच, वहां का जिला पार्षद, वहां का विधायक, वहां का सांसद, वहां का बीडीओ, वहां का सीईओ, वहां का सब लोग कहने वाले होते होंगे, ये प्रमाणित करके लिख कर देने वाले होते हैं कि यह यहीं का निवासी है। आपके पास भारतीय होने का 1000 प्रमाण है, लेकिन ये बांग्लादेशी है, 1971 से भारत में रह रहे हैं, इनके पास भारत में रहने का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। बोलता है आगे, Sahib's family is among them। सीमापुरी then a wilderness it still is but it is no longer empty। और उस समय सीमापुरी में जंगल था, लेकिन आज सीमापुरी अब जंगल नहीं रहा, चारों तरफ ना घर बन गए। बोलता है इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टर्पोलिन डिवाइस ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिफ्टेड 10,000 रैग पिकर। और जहां वो रहते हैं वो मिट्टी के घर में रहते हैं, झोपड़ी बना रहता है, दीवार उसके टूट के गिरते हुए रहते हैं, और गंदी गली रहता है, महकता हुआ गली रहता है, गलियों में कूड़े करकट का अंबार ढेर खड़ा है, सब सड़क सड़ रहा है, बदबू दे रहा है, ऐसा कुछ।
वातावरण में 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, मतलब कूड़ा करकट चुनने वाले लोगों की संख्या 10,000 की 1971 में थी, अब तो भाई साहब लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो गया होगा। बोलता है दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। अब ध्यान दीजिएगा, वे लोग जो वहां रहते हैं उनके पास वोटर लिस्ट में नाम है और वोट देते हैं और राशन कार्ड है, जिससे कि कोटा से उनको चावल दाल जो भी मिलता अनाज वह मिल जाता है। बोलता फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। और वे लोग में से कुछ लोग हैं वो कहते हैं इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन से अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। अब इस प्रकार लेखिका एनिस यंग महिलाओं के एक समूह से पूछती है, बताइए आप लोगों ने अपना देश बांग्लादेश की सुंदर सी राजधानी ढाका के हरी भरी मैदानों को छोड़कर के आप भारत के सीमापुरी में क्यों रह रहे हैं? वह महिलाओं का समूह कहते हैं कि हम जब बांग्लादेश ढाका में रहते थे तो भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाया करता था, लेकिन आज भारत के सीमापुरी में रहते हैं, कूड़ा करकट ही चुनना पड़ता है लेकिन भरपेट भोजन मिल जाता है। हम लोग बांग्लादेश के बनिस्बत भारत के सीमापुरी में कूड़ा करकट चुन करके ना ज्यादा खुश हैं, ऐसा महिला लोग कहती हैं। आगे देखो, बोलता है wherever they find food they pitch their tents that become transit homes, children grow up in them becoming partners in survival। अब इस प्रकार लेखिका एनिस यंग कहती है कि वो महिलाएं कहते हैं, मिस एनिस यंग कहती है कि जहां कहीं उनको भोजन मिलता है, लेच का अपना तंबू सामियाना को वहां लगा देते हैं, अगल बगल के क्षेत्र में कूड़ा करकट को चुनते हैं, फिर वो अपना जगह दूसरे जगह बदल लेते हैं। बच्चे उनमें जन्म लेते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, वो भी भाई उनको भी भोजन चाहिए। बोलते हैं सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में अगर जिंदा रहना और भोजन चाहिए तो आपको कूड़ा करकट चुनना पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। और इस प्रकार से वर्षों से जब वो कूड़ा करकट चुन रहे हैं तो चुनते चुनते कूड़ा करकट चुनने का उनके पास एक शानदार सी आइडिया हो गया है। जैसे आप लोगों ने पक्षियों को देखा होगा कि खुली मैदान में ना भाई साहब टाण में वो भोजन को चुगते रहते हैं, मिस उनकी नजर इतनी तेज है कि वो ना वहां भी दाना को खोज लेते हैं, और हम आप जाइएगा तो दाना मिलेगा नहीं। तो उनकी पास वैसी ना आर्ट है, कला है, तो इनके पास भी कूड़ा करकट चुनने का कला है। ऐसे ऐसे उकड़ते रहेंगे और देखते रहेंगे, उनको दिखाई दे देगा जो सामान उनको चाहिए, 1 रुपया 2 रुपया, प्लास्टिक, लोहा, रबड़, प्लास्टिक सब कुछ दिखाई दे देगा। आप उलटते रहिएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। बोलता है जैसे मछली आप लोगों ने पकड़ा होगा, तो मछली पकड़ना क्या है, एक कला है, एक आर्ट है। अंत गरैया को पकड़ता है तो गरैया में पिछुल करके भाग जाता होगा, फिर आप लोगों के पीछे पीछे दौड़ता है। तो भाई साहब लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पकड़ते हैं तो नहीं छूट पाता है, कुछ लोग ऐसे जो दिन भर कोशिश करते हैं तो एको को नहीं पकड़ पाता है। तो आपको समझना, मछली पकड़ना क्या एक आर्ट है, उसी प्रकार कूड़ा करकट चुनना भी आर्ट है, और इनके पास शानदार सी वह कला है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उनके लिए कूड़ा करकट क्या है, गोल्ड है, माने सोना है, भोजन है। भोजन भाई साहब सोना से भी महत्वपूर्ण होता है, तो उनके लिए कूड़ा करकट सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, कूड़ा करकट ही उनका प्रत्येक दिन का रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। और ध्यान दीजिएगा, उनके सर के ऊपर एक छत है, वो चूता ही हुआ ही छत क्यों ना हो, लेकिन वह कूड़ा करकट का ही आशीर्वाद है कि उनके सर के ऊपर क्या है, एक छत है। बोलता है समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहब सेज हिज आई लाइटिंग अप, साहब की आंखें ना चमकता है, और साहब कहता है कभी कभी हमको ना कूड़ा करकट के ढेर में 1 रुपया का नोट मिल जाता है, और कभी कभी ना 10 रुपया का नोट मिल जाता है, बड़ा मजा आ जाता है जब 10 रुपया की मिल जाता है। तो बोलता है आगे, व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। अब खनी को खनी है ना, उलटिएगा कहीं कहीं ना तो वहां चांदी का भी सिक्का मिल जाएगा। अब आप समझिए 1 रुपया का मिलता है तो पूरा उकटने लगते हैं, तो 10 रुपया का मिल जाएगा तो मजा आ जाता है, और जब चांदी का सिक्का मिलता होगा तब कितना मजा आता होगा। तब ना एकदम पूरा ना एकदम उकट देते हैं, और उकटते हैं बाद में कुछ मिले नहीं मिले कोई मतलब, लेकिन पूरा एकदम उकट देते हैं। अब आप बोलता है क्योंकि वहां पर और अधिक और ज्यादा मिलने की आशा रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रेप इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चे लोगों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ तो नहीं पता है, वो आश्चर्य है, आश्चर्यजनक चीज है, लेकिन
क्योंकि वो उनके भविष्य को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, लेकिन उनके माता पिता के लिए कूड़े करकट का जो अर्थ है वह मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, मतलब भोजन पाने के लिए भोजन की व्यवस्था का एक साधन है। बोलता है वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन अ व्हाइट टेनिस playing tennis. I like the game he hums. Content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He मटर्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। अब इस प्रकार से आप देखिएगा, एक दिन सुबह का समय था, ठंडा का दिन था। साहेब को लेखिका एनिस जंग देखती है कि साहेब ने रास्ता से जा रहा था तो वो चार दीवारी था, बाउंड्री लगाया हुआ था, ओकरा में वो गेट बना हुआ था, और गेटवा के पास साहेब खड़ा होकर के और बड़बड़ाता है, हम ना गेटवा के अंदर ना दो गो बच्चा था, वो टेनिस गेम को खेल रहा था। उनको देखता है साहेब, तो देख करके ये ना बड़बड़ाता है, हम ना वो खेल को पसंद करते हैं, हम ने टेनिस खेलना चाहते हैं, हम ने टेनिस खेलने जानते हैं, हम भी खेलना चाहते हैं टेनिस गेम, हम लोग खेल को पसंद करते हैं, बड़ा ना मजा आता है टेनिस गेम खेलने में। ऐसा कुछ साहब है ना, वो अपने अपने बोलता है। साहब आगे यह भी बोलता है, हम ना अंदर जाते हैं कभी कभी, जो गेट कीपर यहाँ पर है ना, जो गार्ड है, ये भैया ना हमको अंदर जाने देता है, वो अंदर में झूला लगल है ना, वो झूलवा पर हमको झूलने देता है, बड़ा ना मजा आता है। साहब ना ऐसा कुछ बोलता है। आगे देखेंगे, बोलता है साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. अब इस प्रकार साहब जो लड़का है ना, वो अभी टेनिस जूता पहन रखा है, मिस जो जूता पहना वो टेनिस वाला शूज साहब पहन रखा है, और जिन दो जूतों को साहब पहन रखा है, उन दो जूतों में से जो दो जूते हैं ना, वो एक में एक होल हो गया, छिद्र हो गया। आगे आप देखिएगा, साहब जो पैंट को पहन रखा है, जो शर्ट को पहन रखा है, उस पर जो जूता पहन रखा है वो मैच नहीं करता है, फिट नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे धोती पहन के बाबा और स्पोर्ट्स शूज पहन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और वहाँ क्या पहनना चाहिए, तो भाई साहब वो ना चप्पल पहनना चाहिए लेदर वाला, या नहीं तो बाबा लोगों के लिए जो ग्राउंड वाला जूता होता है उसे पहनना चाहिए। बाबूजी फुल पैंट पहन कर स्पोर्ट्स शूज तो अच्छा लगता नहीं है, जीन्स पे स्पोर्ट्स शूज लगता है, जीन्स पहनते टी शर्ट पहनते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चीज़ों को देखो समझना है, उसके लिए मैचिंग बना हुआ है। साहब बेचारा है, जिस शर्ट को पहन रखा है, जिस पैंट को पहन रखा है, उस पर वह जो टेनिस वाला जूता, जो खेलने वाला जूता है, उसको भाई पहन कर वो कूड़ा करकट चुनता, लेकिन उसको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उसको जूता पहली बार मिला है और किसी ने उसको दिया है। बोलता है आगे, the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। सही बात क्या है कि वह जो जूता साहब पहन रखा है, उन दो जूतों में एक जूता में वो छिद्र हो गया है, वह न किसी के द्वारा पहनकर छोड़ा गया था, धनी घराने के बच्चे के द्वारा। जो धनी घराने के बच्चे को बड़ा ना कष्ट महसूस हुआ करता था जब उसको एक छिद्र वाला जूता पहनना पड़ता था, तो उसने पहनने छोड़ दिया था। डज नॉट बॉदर हिम। और आज जब वह जूता साहब को पहनता, साहब उस जूते को पहनता है, तो साहब को तनिक भी कष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवेंट शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम ही इज वाचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। रीच मतलब पहुंच, RESCH। ध्यान दीजिएगा, लेखिका एनिस जंग कहती है, लेकिन एक लड़का जो जिंदगी भर खाली पैर चलता है, खाली पैर चलता है, जूता पहनने के लिए वो एक सपना देखता है कि काश मुझे भी एक जोड़ा जूता मिलता ना, पहनते भी ना तो बड़ा मजा आता ना। ऐसे कुछ साहब ने सपना देखा करता था। आज जब वह जूता पहनता, भले उसमें एगो छिद्र नहीं, दो गो नहीं, 5 गो सारा छेद हो, लेकिन उस जूता को भी साहब जब पहनेगा तो उसका सपना जूता पहनने का ना साकार होगा। लेकिन जिस खेल को साहब इतना उत्सुकता पूर्वक देख रहा है, टेनिस खेल को, कि मैंने इस खेल को पसंद करता हूं, मैंने खेलना चाहता हूं, उस खेल को साहब कभी भी नहीं खेल सकता है, वह उसके पहुंच से बाहर नहीं है। क्योंकि जो एक जोड़ा जूता नहीं खरीद सकता, भाई साहब आप कल्पना करो, वह टेनिस खेलने वाली सामग्री है वह कहां से खरीद पाएगा, कहां से एक और बच्चा पार्टनर वह ला पाएगा। बोलता है, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड अ स्टील कैनिस्टर। और आज सुबह का समय था, साहब ने मिल्क बूथ जा रहा था। मिल्क बूथ मतलब डेयरी, डेयरी मतलब जहां दूध मिलता है, दूध उत्पादित किया जाता है, दूध को बेचा जाता है। तो अब इस प्रकार से साहब था ना, वो मिल्क बूथ जा रहा था, डेयरी जा रहा था।
और साहब के हाथ में एक स्टील वाला डब्बा था। आप लोगों ने इतना बड़ा बड़ा डब्बा देखा होगा, ग्वाला लोगों के साइकिल वगैरह में लटकाए हुए, इस तरह से ऐसे बना हुआ रहता है और उसमें वो दूध लाते हैं और दूध को बेचते हैं। तो बोलता है उस स्टील वाला डब्बा को साहब अपने हाथ में लिए हुए था और वह न दूध लेने के लिए डेयरी जा रहा था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। साहब ना बहुत दूर पॉइंट करते हुए देखते हुए कहता है ना, अब ना हम एक चाय की दुकान पर काम करते हैं। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। हमको ना 800 रुपया पैसा सैलरी तनख्वाह मिलता है और भर पेट ना हमको भोजन मिलता है। साहब ना बहुत दूर देखते हुए कहता है कि अब हम ना चाय की दुकान पर काम करते हैं, 800 रुपया पैसा, नगद सैलरी और भर पेट भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। लेखिका एनिस जंग आपसे पूछती है छात्र छात्राओं, क्या साहेब उस काम को पसंद करता है? इस कूड़े करकट जो चुनने का काम किया करता था उसे छोड़ दिया है, अब वह चाय की दुकान पर काम करता है। क्या साहब चाय की दुकान वाले काम को पसंद करता है? हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। लेखिका एनिस जंग कहती है, अब मैं साहब को देखती हूं जब वो चाय की दुकान पर काम करता है तो उसका चेहरा, उसके चेहरे ने आजादी की झलक को खो दिया है, उसके चेहरे पर ना चमक नहीं रह पाया है। जबकि वह कूड़ा करकट चुनता था ना तो उसके चेहरे पर चमक था, उसके चेहरे पर चार्मिंग था, उसके चेहरे में ना खुशी दिखा करता था, आजादी दिखा करता था। लेकिन आज जब साहब कूड़े करकट को छोड़ करके आज साहब चाय की दुकान पर काम करता तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं है, उसके चेहरे पर आजादी नहीं है। इसीलिए एनिस जंग पूछते क्या साहब उस काम को पसंद करता है? जबकि वह कूड़ा करकट चुनता था तो भर पेट भोजन भी बेचारा को हो सकता है व्यवस्था नहीं हो पाता होगा। 800 पैसा तो बहुत दूर है, लेकिन आज 800 पैसा भी मिलता और भर पेट भोजन भी मिलता, फिर भी खुशी नहीं है। बोलता है द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब इस प्रकार से जो स्टील वाला जो डब्बा आज वो अपने हाथ में लेकर वो जा रहा है दूध लाने के लिए, वो कहता है कि स्टील वाला डब्बा है ना वो भारी लगता है, एकर से हल्का तो हमारे कूड़ा करकट चूने वाला जो प्लास्टिक वाला जो बैग था ना, झोला, जेकरा में कूड़ा करकट हम चुनते थे, कूड़ा करकट चुनते हुए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को, उनके पास बड़ा सा बोरा होता है, उनके कंधे पर वो टंगा हुआ रहता है, उसमें कूड़े करकट को उठा उठा करके वो डालते हैं। तो एनिस जंग कहती है कि साहब वो ये भी बोलता है ना कि ये जो स्टील वाला डब्बा है ना दूधवा वाला, ये ना बड़ी भारी लगता है, वह ठीक था सर, कूड़े करकट चुन रहे थे, बोरवा ना बड़ा हल्का लगता था। बोलता द बैग वाज हिज। अब इसीलिए एनिस जंग कहती है कि बैग उसको हल्का इसलिए लगा करता था क्योंकि वह उसका बैग था। एक दिन मान लो साहब कूड़ा करकट चुनने गया और जितना पर डे मिलता था ऊपर से 2 गुना बेसी मिला, तो क्या वो कूड़ा करकट को छोड़ देगा? नहीं, सबको सरिया लेगा। ऐसे 25 किलो पहले चुना करता था, आज 50 किलो चुना अपने माथे पर ला रहा है, तो क्या भाई साहब उसको पसीना नहीं छूटेगा? छूटेगा। क्या साहब को भारी नहीं लगेगा? भारी लगेगा। यह स्टील वाला डब्बा से ही भारी लगेगा, लेकिन वह बैग अपना है, उसका खुद का काम है। जैसे मान लो कोई आदमी बोलेगा ना कि बाबू इस साइकिलवा को लेकर, खराब एगो साइकिल है और ना डोरिया के लेना पड़ेगा, आपको कोई बोलेगा कि बाबू इसको तो ले के फलना घर पहुंचा दीजिएगा, तो साइकिल ना भाई साहब 500 किलो वजन का हो जाएगा, आपके लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन वो आपका साइकिल रहेगा, वो 5 किलोमीटर दूर रहेगा, डोरिया के लाना है तो साइकिल को आपने ले आइएगा, शहर खुशी खुशी से ले आइएगा, वो आपको हल्का लगेगा क्योंकि वो साइकिल ना आपका है। बोलता द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और वह जो स्टील वाला डब्बा है वह उस व्यक्ति का है जिसकी चाय की दुकान है। स्टील वाला डब्बा ना उस व्यक्ति की है जिसकी चाय की दुकान है, इसीलिए स्टील वाला डब्बा ना उसको भारी लगता है। साहब ही नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि साहब ना वो अपना खुद का मालिक नहीं है। साहब जब कूड़ा करकट चुना करता था तो साहब अपना खुद का मालिक था, इसीलिए उसको वह काम में बहुत आसान लगा करता था। लेकिन आज साहब चाय की दुकान पर काम करता, 800 पैसा, भर पेट भोजन, सब कुछ मिलता, लेकिन साहब को खुशी नहीं मिलता, साहब को आजादी नहीं मिलता, साहब को अपना मालिक के जैसा नहीं लगता, साहब को किसी का आदेश का पालन करना पड़ता है। इसीलिए साहब चाय की दुकान वाले काम को पसंद नहीं करता है। जबकि साहब पहले जब कूड़ा करकट चुनता होगा तो मन किया तो चुनने गया, नहीं मन किया तो नहीं गया, मन किया तो भोर ही चल गया, मन किया तो सुबह गया, मन किया तो दोपहर में गया, मन किया तो शाम को गया, मन किया तो 5 दिन नहीं चुना, अपने हिसाब से वह काम किया करता था, इसलिए उसके चेहरे पर आजादी रहा करता था। तो यह थी आपकी स्टोरी साहब के बारे में, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ
ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का यह साहिब के बारे में इसका पहला वीडियो था। दूसरा वाला वीडियो हम मुकेश और सविता के बारे में आपको उपलब्ध कराएंगे और देंगे। तो इस वीडियो को आप सुनिएगा, इसके बाद दूसरा वाला सुनिएगा। इस प्रकार से स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।